नमस्कार, मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं देश की बात। सबका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान के झूठ की फैक्ट्री में आज ओवर टाइम काम चल रहा है। इमरान खान, उनकी सेना, उनकी सरकार एक से बढ़कर एक झूठ देश और दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन हमारी सेना ने उनके झूठ के फैक्ट्री पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। सेना ने साफ कह दिया कि हमने आतंकियों के ठिकाने पर हमले किए थे जो पूरी तरह से कामयाब रहे, जिसके सारे सबूत हमारे पास हैं। हमारे पास F-16 में लगने वाले मिसाइल का वो टुकड़ा भी है जिसे हमने मार गिराया था, जो पाकिस्तान का विमान था। तीसरी बात, पाकिस्तान अभिनंदन को अब लौटाने के लिए तैयार है। बहुत अच्छी बात है, सारे देश ने इसका स्वागत किया। आपको सबसे पहले सुनवाते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो फैक्ट जिस अंदाज में रखे गए, सुनवाते हैं आपको। There is fairly credible evidence with us which proves that there was damage to the camps. The weapons hit the intended target and they caused the damage that was intended. However, it will be premature to say that what is the number of casualties we have been able to inflict on those camps and what is the number of them. In the aerial combat that ensued, one F-16 of Pakistan Air Force was shot down by an IAF MiG-21 Bison aircraft. The F-16 crashed and fell across the line of control in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Pakistan has announced that Wing Commander Abhinandan will be returned to India tomorrow. IAF is happy and looks forward to return of Wing Commander Abhinandan. Thank you. तो इंडियन एयरफोर्स ने 27 फरवरी से शुरुआत की थी। 27 फरवरी से लेकर अब तक के घटनाक्रम को विस्तार से बताया। यह भी कहा कि पाकिस्तान ने किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद एयर स्ट्राइक के बाद के झूठ लगातार अपने देश को, दुनिया को बताया। लेकिन हर एक झूठ किस तरह नाकाम होकर सामने आया देश और दुनिया के सामने, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर हुआ। पाकिस्तान के नापाक इरादे पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। भारत समेत पूरी दुनिया में दबाव बढ़ने के बाद विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने का फैसला करने वाली इमरान सरकार ने इस मामले में युद्धबंदी के नियम की धज्जियां उड़ाई हैं। अभिनंदन को छोड़ने का ऐलान करने वाले पाकिस्तान ने अभी तक आतंकियों पर कार्रवाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया। पाकिस्तान के नापाक इरादों का जवाब देते हुए भारतीय विमानों ने पाकिस्तान F-16 को मार गिराया। लेकिन इसी ऑपरेशन ने MiG-21 भी तकनीकी खराबी का शिकार होने के बाद LOC के उस पार गिर गया। विंग कमांडर अभिनंदन इस हादसे में बाल बाल बच गए। दुश्मन देश ने अभिनंदन को गिरफ्त में लेने के बाद एक सैनिक की तरह व्यवहार नहीं किया। उनके फोटो और वीडियो भी पाकिस्तानी मीडिया में चलने लगे। दुश्मन देश ने उनके साथ जाति कर मानवीयता के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी उल्लंघन किया। भारत ने इस मामले को उठाया और जल्द से जल्द उन्हें वापस लौटाने की मांग की। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत की पूरी दुनिया ने भर्त्सना की। पाकिस्तान को पहले ही चेतावनी दे चुके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस पर भारत के साथ आए। चौतरफा दबाव का असर ये हुआ कि पाकिस्तान को झुकना पड़ा। पाक पीएम इमरान खान ने वहां की संसद में पायलट को वापस करने का ऐलान कर दिया। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्चर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। आप तो लेबोरेटरी में जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं और आप में एक पहले पायलट प्रोजेक्ट करने की परंपरा होती है और पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद स्केलेबल किया जाता है। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत की इस जीत का अभिनंदन किया। सेना के जवाब देने के बाद भारत से बातचीत की गुहार लगा रहे इमरान खान के लिए अभिनंदन को वापस करना काफी नहीं होगा। पाकिस्तान के खाद पानी पर पल रहे आतंकियों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक भारत क्या, दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान की बातों पर भरोसा नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
तो अभिनंदन पर जीत गए, लेकिन आतंक के ऊपर अब तक पाकिस्तान प्रेशर के बावजूद वो कदम नहीं उठा रहा जिसकी दरकार भारत को है, जिसके बाद ही कहा जाएगा कि वाकई पाकिस्तान चाहता है कि वो शांति की तरफ अपने कदम बढ़ाए। अब मामला देश का है, राष्ट्रवाद का है, मामला आतंकवाद का है और आतंकवाद पर भारत के सख्त कदमों का, उनके नतीजों का है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आपने कुछ देर पहले देखा होगा और लाइव जो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाया दिखाया, उसमें 3 बातें पूरी तरह से साफ हो गई। पहली बात यह कि कितनी बार, 35 बार पिछले कुछ घंटों में सीज फायर का उल्लंघन किया है। दूसरी बात कि पाकिस्तान लगातार यह बताने की कोशिश करता रहा कि उसने केवल भारत की सरहदों में घुसकर यह जताने का प्रयास किया था कि अगर आप आ सकते हैं तो हम भी, लेकिन उसके टारगेट पर सैन्य ठिकाने थे। इसके कई सारे सबूत सेना के पास हैं। तमाम सैन्य ठिकानों को ही टारगेट किया, जबकि भारतीय एयरफोर्स ने कहीं भी किसी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया। केवल और केवल आतंक के ठिकानों पर ही उसने टारगेट किया और उसमें भी बहुत हद तक कामयाबी पाई। जो चाहते थे वैसा ही किया। सबूत पास में है, लेकिन ये सबूत देश और दुनिया को तब दिखाए जाएंगे जब सरकार चाहेगी, और सरकार जिस मंच पर चाहे इन्हें रख सकती है। यह भी सेना ने स्पष्ट किया। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि पाकिस्तान अगर वाकई शांति चाहता है और वाकई उसका जेस्चर वो अच्छा दुनिया को दिखाना चाहता है, तो यह भी भारतीय सेनाओं ने क्लियर किया कि जब अभिनंदन की वापसी होगी, अभिनंदन वर्तमान जब कल वापस आएंगे, सकुशल वापस आएंगे, तब उनके इस जेस्चर को वो अच्छा या बुरा कुछ भी टिप्पणी इस पर कर सकते हैं। लेकिन क्या आतंकवाद के खिलाफ वो कमिटेड हैं जिसका वो दावा करते हैं? तो इसके लिए उनको अभी आतंकियों पर कार्रवाई करनी होगी। मसूद अजहर जो हैं, क्या उसको सौंपने की तैयारी है? क्या वो उसको सौंपने के लिए तैयार हो सकते हैं? क्या वाकई मसूद अजहर के साथ साथ जितने आतंकी ठिकाने हैं उस पर पाकिस्तान वैसी सख्ती दिखाएगा जिसका ढोल पीटता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने? ये अहम सवाल आज भारत रख रहा है इंटरनेशनल समुदाय के सामने भी। बहरहाल अभी तक भारत की स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ी जीत विश्व के पटल के ऊपर दिखाई पड़ रही है, खासतौर से बदनीयत पाकिस्तान के सामने। हमारे साथ में इस विषय पर बातचीत करने के लिए रोज हम पॉलिटिकल डिबेट करते हैं, लेकिन आज पॉलिटिकल मेहमानों के साथ इसमें राष्ट्रवाद भी होगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और उसके तमाम फैक्ट्स भी होंगे। बहुत ही वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र तिवारी साहब, और बहुत मुखरता से बात रखते हैं। आपका इस मंच पर स्वागत है। बहुत जिम्मेदार नेता रहे भारतीय जनता पार्टी की श्रीजन सुंदरानी साहब, जो कि जनता के बीच में रहते हैं, उनके सेंटिमेंट को समझते हैं। और निखिल दीवानजी, रिटायर्ड कर्नल, वो भी हमारे साथ में। आप तीनों का इस मंच पर बहुत स्वागत है। आज मैं कोई भी पॉलिटिकल कमेंट लूं, पहले निखिल जी आपके पास आऊंगा। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आपने तीनों सेनाओं की देखा सुना हो, तीनों मैसेज बड़े क्लियर हैं। तो हम तैयार हैं, पाकिस्तान ने झूठ बोला और अगर उसकी नीयत साफ है तो अब आतंकवाद पर भी वैसा ही करे जैसा वो दावा करते हैं कि वो लौटा रहे हैं हमारे जवान को। बिल्कुल, ये एक भारत की बहुत ही अच्छी जी डिप्लोमेटिक जीत हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को कल रिहा करके वापस भारतवर्ष भेजने की बात की है। जी जो भारत ने प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बनाया है, उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत जोर रहा है। काफी सारे देशों ने पाकिस्तान के ऊपर जोर लगाया, स्पेशली जब कल दोपहर को चाइना ने कैटेगरिकली पाकिस्तान को बोला है कि इसको एस्केलेट मत होने दीजिए। और आज दोपहर को यूएस प्रेसिडेंट ने भी पाकिस्तान को वार्न किया है जी। और पाकिस्तान को वार्न करने का यूएस प्रेसिडेंट का एक रीजन जो दोहा समिट हुई थी वो भी हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान में भी वो पीस चाहते हैं। अब विंग कमांडर अभिनंदन तो हमारे बीच आ जाएंगे, सवाल यही उठेगा कि क्या पाकिस्तान उतनी ही सीरियसली आतंकवाद के खिलाफ काम करने के लिए राजी है या नहीं है। अब आइसोलेट हमने पाकिस्तान को बहुत अच्छे से कर दिया है पूरे विश्व में, जो कि एक अच्छा मैसेज भारत की तरफ से पूरे विश्व में गया है। अब विश्व ने, संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को इमीडिएटली टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए। इसके लिए जितने भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं हमारे बाकी कंट्रीज के साथ में, यूनाइटेड नेशंस में सैयद साहब ने परसों जब बात की थी, अब फिर से उसी बात को दोहराकर पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट स्टेट
डिक्लेयर करने के लिए उठाना है। जैश ए मोहम्मद को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नाम देने से या उसको संयुक्त राष्ट्र में ऊपर लाने से अच्छा है, बुरा नहीं है, बट अगर वो जैश ए मोहम्मद अपना नाम बदल के कुछ और कर देता है, जैसे पाकिस्तान ने टेररिज्म जो स्टार्ट किया था वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नाम से किया था, उसके बाद से लेके आज तक कई सारे नाम, कई सारे तंजीम आती रही है पाकिस्तान की तरफ से। तो बेसिकली इन नामों से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, हमको पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करना है पूरे विश्व में, और उसके लिए उसे एज ए टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाना बहुत जरूरी है। और इसमें सरकार, अपोजिशन, सबका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और उन्होंने इस रोल को एकजुट होकर पूरे देश में भारत का नाम आगे करना है। बीते 24 घंटे में जब ये 27 तारीख से, जब से ऑपरेशन शुरू हुआ था, एयर स्ट्राइक स्टार्ट हुई थी, तब से लेकर 26-27 से कंटिन्यूसली ये सवाल, जितने रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हैं हमारे पैनल में, उनसे ये सवाल मैंने पूछा है कि जो चाइना है, अमेरिका है, इसका ये रवैया अपने व्यापार और अपने हितों से भी काफ़ी जुड़ा रहा है। आपने खुद ये बात एडमिट की कि इन दोनों देशों का रवैया, इंक्लूडिंग विश्व बिरादरी, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है इस प्रेशर में जो आज पाकिस्तान महसूस कर रहा है। क्या ये टू बी कंटिन्यूड की स्थिति में रह पाएगा? क्योंकि इनका बदलना भी हमने इतिहास में देखा है। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर आंख मूंद करके, कान बंद करके भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है जी। ये हम 1947 से देख रहे हैं, कोई आज की बात नहीं है जी। हमने पूरी तरह से अलर्ट, सजग, एकत्रित होकर पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखना है। और विंग कमांडर अभिनंदन को वो कल छोड़ने वाले हैं। अगर वो नहीं छोड़ते तो जेनेवा कन्वेंशंस के अंडर में एक वॉर डिक्लेरेशन होने के चांसेस थे। ठीक है। अब इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स के साथ में मिलकर ये एक डिसीजन लिया है, और इसमें पाकिस्तान की जो एजुकेटेड जनता है उन्होंने भी पाकिस्तान में काफ़ी सारे धरने किए हैं, मैसेजेस पहुंचाए हैं कि एक आम जनता जो पाकिस्तान की है वो भी अमन चाहती है, पीस चाहती है, जिससे कि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। पर चूंकि पाकिस्तान टोटली पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल में है, जिस वजह से वहाँ की कोई भी डेमोक्रेटिक जो हुकूमत रही है आज तक, जी। वो कुछ सॉलिड देश के लिए कर नहीं पाई है। ठीक है। मतलब बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ कि पाकिस्तानी आर्मी जो है उसका अस्तित्व इंडिया के खिलाफ काम करने से ही है। पर अब हमने ये करना है कि पाकिस्तान को पूरे विश्व में एज ए टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने के लिए पूरी मुहिम चलाना है। जी, चलिए मैं आपके पास बहुत सारे सबूत हमने दिए थे जी। उन सबूतों को पाकिस्तान कुछ नहीं करता है जी, तो वो सबूत हमने अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखकर उसको आइसोलेट करना है। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटता हूँ। राजेंद्र तिवारी जी हैं और विश्व में वो कई सारे देशों की यात्राएं भी कर चुके हैं, और जैसी मेरी जानकारी है राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में भीतर तक, ऊपर तक काफ़ी दखल भी रखते हैं। राजेंद्र जी, आज एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा बहुत सारे किरदार हम लोग प्ले करते हैं अपने दैनिक जीवन में। आपकी एक जिम्मेदारी है, मेरी एक जिम्मेदारी है, सुंदरानी साहब की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही साथ वी ऑल आर इंडियन फर्स्ट। बिल्कुल। आज इस स्टेप के ऊपर जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीयता सारी चीज़ों को ओवरशेड कर देती, ऊपर आ जाती। आपका इस समय, इस पल क्या कमेंट है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता हम सब बातों के ऊपर है। राजनीति इन चीजों के सामने, जिनका मैं उल्लेख कर रहा हूं, या जो सवाल आपने पूछा है, उनके सामने राजनीति दो कौड़ी की चीज है। इस देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर्जन करने वाले उन शहीदों के लिए जितना समर्पण हो सकता है, जितनी श्रद्धा हो सकती है, उसका कोई मूल्य नहीं है। कहा है ना, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो पुलवामा की घटना हो, चाहे जितनी घटना है, अगर उनकी, मेरा काफ़ी अध्ययन है भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर, कश्मीर से लेकर के सारे मामलों में। मुझको 2 बार पाकिस्तान जाने का भी मौका मिला धार्मिक कारणों से। एक बार मैं संत युधिष्ठिर लाल जी के साथ गया था
हिंगलाज माता के दर्शन करने के लिए, और दूसरी बार मैं सपरिवार गया था माथा टेकने के लिए ननकाना साहब में। तो वहां का जो हालात मैंने देखा कि आम पाकिस्तानी इतनी दुर्दशा में रह रहा है, बिल्कुल दलिद्र देश बना के रख दिया है वहां के लोगों ने अपने देशवासियों को। आज हालत यह है, आज अगर आर्थिक स्थिति की तुलना करें भारत के सामने तो हमारा 1 रुपया उनके 2 रुपए के बराबर है। इतनी बुरी हालत है। IMF ने जिस तरह की शर्तें लगाई है पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान को जीने नहीं देगा। अभी वो सलमान साहब क्राउन प्रिंस 1,40,000 करोड़ रुपए दे के गए हैं, कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है पूरी दुनिया में पाकिस्तान, और CPEC के कारण थोड़ा बहुत चाइना उसको सपोर्ट करता है। मगर जो आपने बात कही है ना, वो असली बात है कि ये अपनी हरकत से बाज नहीं आते। इसके बाद भी उनको चाहिए भारत तो आज दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाए, वो अजहर मसूद को, हाफिज सईद को, मोहम्मद सलाउद्दीन को और दाऊद इब्राहिम को, इनको सौंप दे भारत को, जिन लोगों ने यहाँ देश की पार्लियामेंट पर अटैक किया, जिन्होंने बॉम्बे अटैक किया हाफिज सईद ने। मैं जब पाकिस्तान गया था तो मैंने देखा कि हाफिज सईद तो खुलेआम घूम रहा है, उसके पोस्टर लगे हुए हैं, और ये सरकार उसको पूरी तरह से, वहां की ISI जो है वो उसको पूरा संरक्षण दे रही है, और वहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। जैसा कर्नल दीवान ने कहा, ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने, वहां तो पूरा नियंत्रण वहां की आर्मी के हाथ में है। जितने भी राजनीतिज्ञ हैं वो केवल मुखौटे हैं, पूरा नियंत्रण वहां पर सेना का होता है। तो इतनी दलिद्र स्थिति में होने के बावजूद वो अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं, केवल और झूठ पे झूठ। जैसा कि आज राजौरी में वो मिसाइल का टुकड़ा मिला जिसने इस बात को सिद्ध कर दिया। वो कह रहे थे, उनके जो मेजर जनरल गफूर है, उनका स्टेटमेंट था कि हमने तो F-16 का इस्तेमाल ही नहीं किया, और आज आर्मी के लोगों ने प्रमाणित कर दिया कि हाँ। और एक बात और है, सबसे बड़ी बात है इन सब के ऊपर, कि देश की एकता अखंडता के लिए कोई सरकार नहीं, कोई विरोधी दल नहीं, केवल और केवल हम सब भारतीय हैं, और उसके लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए तैयार हैं। हालांकि हम तो केवल बात कर रहे हैं, जो हमारे सेना के सिपाही हैं वो तो सचमुच अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं। तो उनके सामने देश की एकता अखंडता संप्रभुता के लिए और देशभक्ति में हम सब एक हैं। इस मामले में भारतवासियों का कोई जवाब नहीं है। हम सब एकजुट होकर के इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, जो दिया गया है समय समय पर दिया गया है। 71 में तो इंदिरा जी ने इनको 2 टुकड़े कर दिए थे। राजीव जी के राज में, अब लोगों को इतिहास की शायद जानकारी भी नहीं होगी, 1987 में आज जो सियाचिन हमारे पास दिख रहा है वो राजीव जी ने सीधा जाके कब्जा कर लिया, जिसको लेकर के आज भी तिलमिलाता रहता है पाकिस्तान। और उसके बाद 99 में जिस तरह से अटल बिहारी जी वाजपेयी के नेतृत्व में देश की सेनाओं ने कारगिल का युद्ध लड़ा, और अटल जी की एक बात याद आ रही है, एक पंक्ति याद आ रही है, श्रीचंद जी आप भी सुने, कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। तो इस मां के वैभव के लिए हम रहे ना रहे, उसका वैभव अमर रहना चाहिए, उसके लिए हम सब समर्पित हैं, पूरी तरह से समर्पित हैं। तो अभिनंदन के ऊपर जीते हैं, अभिनंदन वर्तमान की वापसी होगी। कुछ घंटों के बाद भारत का यह सपूत भारतीय सीमा में फिर प्रवेश करेगा, स्वदेश लौटेगा, वतन वापसी इनकी होगी। लेकिन वतन वापसी तक तमाम सवाल भी बने रहेंगे, जो कि हमने सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा सुना है। एक और बात, सुंदरानी साहब हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी रहे हैं। सुंदरानी साहब, सरकार के इस जेस्चर की चहुं ओर प्रशंसा की जा रही है और सारे लोग देश की खातिर आपके साथ खड़े हैं केंद्र में। एक इंपॉर्टेंट बात है कि आज हमने प्रधानमंत्री को भी बड़े गौर से सुना, उन्होंने कहा कि वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में, किसी और कॉन्टेक्स्ट को जोड़ते हुए इशारों में कुछ कह रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी हमें एक पायलट प्रोजेक्ट में कामयाबी मिली है और अभी रियलिटी में काफ़ी कुछ करना बचा है। पाकिस्तान अपने रवैये से कभी बाज नहीं आएगा, ऐसा अब तक का इतिहास है। क्या अब वाकई इस मूड में आ चुके हैं कि उसको घुटनों पर ला देंगे, या ये केवल इतने से संतोष करना पड़ेगा कि एक हमारा जांबाज लौटेगा? क्या लगता है आपको? नहीं, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने सर्जिकल स्ट्राइक 2 के पहले राजस्थान में 2 दिन पूर्व ये कहा था कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद की फैक्ट्री चल रही है उसको समाप्त करने का जिम्मा अगर मेरा है तो मैं ही इसको समाप्त करूंगा। और उन्होंने इशारों में 2-3 दिन में कई बार इस बात को दोहराया था, और निश्चित रूप से उस और कदम उन्होंने बढ़ाए भी। और एक साथ 350 आतंकवादी मारे जाना
निश्चित रूप से भारत की सेना की बड़ी कामयाबी है, भारत सरकार की कामयाबी है, पूरे देश की कामयाबी है। और अभिनंदन, पायलट अभिनंदन की वापसी। और सबसे बड़ी बात, भारत को गौरवान्वित करने वाली बात, आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में जब ये बात कही कि मैं मोदी से बात करना चाहता हूँ, मोदी जी से बात करना चाहता हूँ, फोन करना चाह रहा हूँ, लेकिन उनसे मेरी बात नहीं हो पा रही, कहीं ना कहीं ये सुनकर हर भारतीय का सीना गौरव से ऊंचा हुआ है। नहीं, भारतीय का सीना गौरव से तब और ऊंचा होगा सुंदरानी साहब जब इतने मैंडेट देकर बनी केंद्र सरकार, और उसका जो अभी जो जेस्चर दिख रहा है ये कंटिन्यू कर वाकई उन आतंकियों की भारत में उनका सरेंडर हो पाएगा जिनको लेकर के कई वर्षों से ये काम अधूरा रहा। पिछली बार जब आप लोग अपोजिशन में थे तो लगातार आप लोग ये बात कहा करते थे कि पॉलिटिकल विल कम है। मेरा सीधा स्ट्रेट सवाल था कि हम केवल इतने से संतोष कर लेंगे, खुश हो जाएंगे, या अब ये जेस्चर आगे कामयाबी के उस पल तक बिल्कुल नहीं जारी रहेगा? आपको क्या लगता है? बिल्कुल क्या आगे हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान में जो आतंकवाद पूरे विश्व में पनप रहा है उससे है। और मोदी जी ने ये बीड़ा उठाया है कि हम आतंकवाद को समाप्त करेंगे, और आतंकवाद को समाप्त करेंगे तो कोई हमारे पायलट अभिनंदन वापस आ जाएंगे, वहां हमारी कहानी एंड नहीं हो जाती, वहां तो हमारी शुरुआत हो रही है, अभी तो ये शुरुआत है। कहीं ना कहीं मोदी जी इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे। निखिल दीवान जी हमारे साथ में हैं। निखिल जी, आपको क्या लगता है, अगर आपने पीएम साहब को सुना विज्ञान भवन में जब आज वो बोल रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि अभी रियल में करना कुछ बाकी है, अभी रियलिटी में से अंजाम देना बचा हुआ है, क्या आपको लगता है? पहले वो कहते हैं कि हमने एक फ्री हैंड दिया हुआ है, जगह समय आप तय करें और एक्शन लें, सरकार आपके साथ खड़ी, देश आपके साथ खड़ा है। चूंकि आपका लंबा तजुर्बा रहा है इस फील्ड का, आपको क्या लगता है ये अभी हम मिड में खड़े हैं, या हम ये कह सकते हैं कि अब हमको सामने वाले के ही रिस्पॉन्स का इंतजार करना होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि फ्री हैंड का डेफिनेशन क्लियर नहीं है, क्योंकि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट उसमें नहीं बताए गए हैं किस तरह से फ्री हैंड दिया गया है, और अगर वो फ्री हैंड दिया गया है तो कहां तक सेना जा सकती है। मैं राजनीति को नहीं जोड़ना चाहता हूं सेना के साथ में, बिल्कुल ठीक, और नहीं राजनीति ने जुड़ना चाहिए। 71 की लड़ाई सेना ने जीत के दी थी, और राजनीतिज्ञों ने उसको डिप्लोमेटिक हार में कन्वर्ट कर दिया 93,000 प्रिजनर्स को छोड़कर। तो अगर जो संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया है वो एक डिप्लोमेटिक संदेश है, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। एक विंग कमांडर अभिनंदन वापस आएंगे, वो शुरुआत जरूर है, अंत नहीं है। जैसे पहले भी मैंने कहा था कि पूरे देश ने, फिर वो भले ही कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो या ज्यादा पार्टीज के नाम भी मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में ज्यादा दखल नहीं देता हूं, ठीक है, पर देश का नागरिक बनके हर व्यक्ति ने जुड़ना है। और इसमें हमने ये ध्यान देना है कि इसको पॉलिटिकल एंगल की तरफ ना ले जाके सबने इसको इंटरनेशनल एंगल की तरफ आप ले जाइए, जिससे कि हम पाकिस्तान को पूरी तरह से आइसोलेट कर सकें। चलिए, मैं थोड़ा सा अपने सवाल को, मैं अपने सवाल को निखिल जी मैं अपने सवाल को थोड़ा सा और स्पेसिफाई करता हूं सर। मेरा सवाल ये था कि पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आता है, ये अब तक का इतिहास रहा है, और आगे भी हम बहुत ज़्यादा उम्मीद उससे नहीं कर सकते हैं। अगर हम मिलिट्री ऑपरेशंस की बात करें तो एक जो कूटनीतिक संकेत मिलता है प्रधानमंत्री जी की बातों से कि अभी एक्शन बाकी है, अभी तक हमने केवल एक प्रोजेक्ट पूरा किया है, एक्शन बाकी है। मेरा आपसे एक कहना यह था कि क्या इस बात से आपको अनुमान लगता है कि क्या मिलिट्री एक्शंस की चेन जारी रहेगी, डिफेंसिव या अटैकिंग, किस तरह का मोड रह सकता है हमारा? देखिए पुनीत जी, मिलिट्री ऑप्शन इज द लास्ट ऑप्शन ऑलवेज एंड एवरी टाइम। एग्जैक्टली, किसी भी देश में इज इट द लास्ट टाइम? क्या ये लगता है कि ये अंतिम, ये क्या वो वक्त आ गया, ऐसा लगता है का है, और उसको
हाँ, अभी मतलब यू सी द थिंग इज कि हमने आइसोलेट जो पाकिस्तान को करना है वो हर एंगल से करना है। ले दे के बाद सेना के ऊपर नहीं आने दीजिए आप कि सेना क्या करेगी। क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इंटरनेशनल फोरम में आइसोलेट करे। वाणिज्य मंत्रालय की बनती है कि हम किस तरह से पाकिस्तान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद करें। इस तरह से सब लोगों ने एकजुट होकर काम करना है। सैन्य जो सॉल्यूशन है, मिलिट्री जो सॉल्यूशन है, दैट इज द लास्ट सॉल्यूशन। और आज तक मैं गर्व से कहता हूं, न कि सिर्फ सैनिक होने के नाते पर इस देश का नागरिक होने के नाते, कि भारतीय सेना, थल सेना या वायुसेना ने आज तक हमारे देश को नीचा नहीं होने दिया है और न होने देंगे। इसमें किसी को कोई शंका नहीं। अगर 93,000 प्रिजनर्स ये देश छोड़ सकता है और उन्होंने एक को छोड़ा है, तो हमें अब एक पूरा एकजुट होकर ऑल मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट, द opposition parties, every intellectual of the country has to join the hands together to build up the pressure. ये मेरा निवेदन पूरे देश में है। ठीक है तिवारी जी, आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? फर्स्ट थिंग। दूसरी बात ये, क्या मेरा आपसे, क्योंकि आपका अध्ययन बहुत बढ़िया है इस दोनों देशों के संबंध को लेकर, आपको लगता है पाकिस्तान की सरकार इतनी फ्री हैंड रखती है कि वो चरमपंथी संगठनों और उनके पीछे बैठे इंटरनेशनल आका और दूसरी तरफ जो उनकी आर्मी है उसके अगेंस्ट जाकर के आर्मी को कुछ डिक्टेट कर सके कि आप आतंकियों को पकड़ें या उनके ठिकानों को निशाना बनाएं? क्या उनमें वाकई इतनी स्पाइनल कॉर्ड है, इतनी रीढ़ की हड्डी बची है कि वो ऐसा कर सकें? अब तक का इतिहास तो नहीं रहा ऐसा। ठीक कह रहे हैं आप। आपने कहा कि कर्नल दीवान की बात पर भी टिप्पणी करूं। कर्नल दीवान के माथे पर जो टोपी है उस पे लाल रंग दिख रहा है आपको, वो ये बताता है कि फुल कर्नल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत सीनियर अधिकारी रहे हैं सेना में। इसके बाद फिर इनकी थोड़ा दिन और रहते तो शायद इनकी गाड़ी में फ्लैग लगना चालू होता जब वो ब्रिगेडियर होते। खैर, उनके प्रति असीम सम्मान प्रकट करते हुए, रेखांकित करके इस शब्द को कहना चाहूँगा, उनके प्रति असीम सम्मान प्रकट करते हुए मैं एक छोटी सी टिप्पणी जरूर करना चाहूँगा कर्नल साहब की बात पे कि 1971 में कर्नल साहब जो आपने कहा कि 93,000 युद्ध बंदियों को छोड़ा गया था, उसके पीछे भी एक बड़ी स्टोरी थी। लंबी कहानी अगर बताने लगूं बहुत समय लगेगा कि किस तरह से जनरल मानेक शाह को बुलाया, कि सिंगर थे। हाँ, इसीलिए तो मैंने कहा पता है, तो हाँ जी, हाँ, मगर उसमें शर्त ये थी कर्नल साहब, शर्त ये थी कि दो बातों को लेकर के मामला हुआ था। एक तो उन दिनों हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी जैसी आज है। अमेरिका ने तो 7वां बेड़ा भेज दिया था हम पर हमला करने के लिए। सारी परिस्थितियों के अलावा एक शिमला समझौता जो उस समय हुआ था वो बेहद उल्लेखनीय है, और ये पाकिस्तानी लोग उस पूरे चर्चा में शिमला समझौते का उल्लेख ही नहीं करते जिसमें ये बात हो गई थी। ये बार बार किस तरह से यूएनओ में मतदान कराया जाए उसको लेकर के बात करते रहते हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था और किन परिस्थितियों में कहा था और क्यों कहा था। ये लंबे, मैं अगर बताने लगूं तो बहुत समय लगेगा। और क्या, हाँ सुनिए ना, संक्षिप्त में ये था कि उसमें ये तय हुआ शिमला समझौते में कि अब द्विपक्षीय वार्ता ही होगी, कोई भी तीसरा देश हमारे बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और ये सबसे बड़ी शर्त। इसके बाद में हमारे जितने भी, जैसे सुषमा जी ने यूएनओ में शानदार भाषण दिया था तो उसमें इस बात का उल्लेख किया था कि द्विपक्षीय समझौता भी होगा, अब किसी को हमारे बीच में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। तो 93,000 सैनिकों को जो छोड़ा गया था वो, और कितने दिन उस बला को पाल करके रखते हैं हम लोग। परिस्थितियां कुछ उस प्रकार की थी कि ये सब, उसकी मीमांसा करूंगा तो बहुत समय लगेगा। अब दूसरा सवाल आपने पूछा है कि ये इनके यहां सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि प्रजातंत्र केवल नाम मात्र का है। ठीक है, हमारे यहां प्रजातंत्र की जड़ें हमारे पूर्वजों ने इतनी गहरी की है कि सत्ता आती है जाती है, ये हम देखते रहते हैं कि किस तरह से भारत के नागरिकों को अधिकार है। बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है वहां। तो 4 दिन नहीं हुए थे और 1957 में तख्ता पलट कर दिया जनरल अयूब ने। तो उससे लेकर के आज तक जब चाहे तब, यानी इनकी गद्दारी, मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा, इनके विश्वासघात का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि समझौते की बस लेकर के
अटल बिहारी जी वाजपेयी गए वहां पर, जाकर के लाहौर में गए, उन लोगों ने अभिनंदन किया वहां के राजनेताओं ने, और उसके पीछे मई में, ये बात तो जनवरी की है, मई में वो पिछले मई से वो कारगिल युद्ध की तैयारी कर रहे थे जनरल मुशर्रफ। तो पूरी तरह से सत्ता वहां के सेना के हाथ में है, और सेना की हाथ की कठपुतली है। इमरान खान के बारे में तो सार्वजनिक रूप से अभी विपक्षी दल के वहां के लोग आरोप लगाते हैं कि किस तरह से सेना के साथ मिलकर के इन्होंने सत्ता पर कब्जा किया हुआ है। तो वहां पर निचोड़िए ना कि वो एक, आजकल आप देखिए कि हर एक नेता, राष्ट्राध्यक्ष कहूंगा मैं, हर एक राष्ट्राध्यक्ष को इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी अपनी इमेज को बिल्डअप करना पड़ता है। मेरा इशारा कहां आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं उस इमेज को बनाए रखने के लिए जरूर कह रहे हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ सीरियस हैं और एक्शन लेने के लिए तैयार हैं और टेबल टॉक पे आने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा करने में वो खुद अपने देश में, अपनी सीमाओं में सक्षम नहीं है। अब ऐसे में जो भारतीय एक्शन है, जो बड़ी अच्छी बात निखिल दीवान जी कह रहे थे कि सेना ने कभी लेट डाउन नहीं किया और वो अंतिम विकल्प होता है। तो पहले के जो कूटनीतिक और राजनीतिक विकल्प हैं उन पर हम क्या, कैसे बढ़ रहे हैं और क्या बढ़ सकते हैं। अभी जिस तरह से, जिस स्थिति में हमारा देश खड़ा है, पाकिस्तानी सेनाओं के जवाब मुंह तोड़ मिलने के बाद में अब जो उनकी हालत है, इसे आप क्या कहेंगे? क्या वाकई घुटने पर आने वाली स्थिति है या घुटने पर आने का दिखावा है? ये सबके जहन में एक बड़ा संशय है। उन पर कंट्रोल नहीं हमारा, लेकिन देश में अगले स्टेप क्या रह सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। तिवारी जी, इस समय कूटनीतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और वैश्विक स्तर पर अपनी बात रखने को लेकर सरकार के कदम क्या आपको पर्याप्त लगते हैं? दूसरा, एक और इंपॉर्टेंट बात, अभी तक हम एक ऐसे सशक्त बड़े भाई की भूमिका में रहे जो माफ करता आया, जो छोड़ता आया और सहता आया। ये पहली बार दिखाने की कोशिश की कि हम अटैकिंग मोड में भी, पहली बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत समय के बाद ऐसा हुआ है। तो क्या ये अटैकिंग मोड जारी रहने वाला है या हम ये मान के चलें कि अभी हमको वही रिस्पॉन्स पर रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, एक्शन पर रिस्पॉन्स करना पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये है, मैं कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता की हैसियत से भी कहना चाहूंगा और नागरिक की हैसियत से भी, इस समय भारत की सरकार जो भी कदम उठाएगी, हम 100% भारत सरकार के साथ हैं और उससे भी बढ़कर देश की सेना के साथ में हैं। देश की सेना जो भी कदम उठाएगी, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि उनको, या भारत सरकार ने कहा कि उनको पूरी खुली छूट दी गई है, तो वो जो भी करेंगे हमारा उन मनसा वाचा कर्मणा समर्थन है। पर आप और हम जानते हैं कि ये देखिए, आप और हम जानते हैं कि ये स्टेटमेंट देने के बावजूद हमारे यहाँ आर्मी इतनी डिसिप्लिन्ड है कि वो अगर इसमें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आती है तो वो राजनीति के मर्यादाओं के तहत ही बोलती है। बिल्कुल ठीक बात। जो उसके मर्यादा में नहीं आता उसका आंसर सरकार पर छोड़ देती है। जी हाँ जी। तो हमारे यहाँ और पाकिस्तान में ये अंतर है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की अपनी हालत इतनी चरमराई हुई है कि वो युद्ध तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अभी जैसा कि प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य था कि हम कई मुद्दों पर देखेंगे, या उन्होंने कहा कि अभी तो शुरुआत है, आगे देखेंगे। लड़ाई केवल मोर्चे पर ही नहीं लड़ी जाती है, लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी जाती है, जिसमें आजकल बहुत बड़ा मामला आर्थिक हो गया है। जिस तरह से उनकी हालत, जिस तरह से उनकी हालत खराब है, वो सी पैक के कारण और कुछ और कारणों से चाइना उनको जिस तरह से सपोर्ट किया और जिस तरह से ट्रंप की सरकार ने अपना समर्थन वापस लिया, जिस तरह से उनको 2100 करोड़ डॉलर की जो सहायता थी इस साल की, वो विड्रा कर लिया कि हम नहीं देंगे क्योंकि आपने तो आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई करके नहीं दिखाई। तो ये तो भीख मांग करके इनके देश का काम चल रहा था। उनकी आर्थिक स्थिति बुरी तरह से चरमराई हुई है। मुझे तो नहीं लगता कि उनमें इतनी भी सांस बाकी होगी कि वो भारत के खिलाफ लड़ सके। हमारे कदम कैसे हो जी, हमारे कदम जैसे यूएनओ में, मैं समझता हूं कि ये बहुत सार्थक कदम है कि पहले हम रखा करते थे प्रस्ताव, जिसको 2 बार वीटो किया चाइना ने मसूद अजहर के खिलाफ, इस बार फ्रांस ने रखा है वो प्रस्ताव। ये हमारी कूटनीतिक मोर्चे पर इस तरह की विजय होनी चाहिए कि पूरा विश्व पाकिस्तान को अलग थलग करे। और जैसा कि कर्नल दीवान ने कहा था ना कि इसको आतंकवादी राष्ट्र ही घोषित कर दो, क्योंकि आप देखेंगे पूरी दुनिया के पटल में जहां भी आतंकवादी घटना होती है उसके तार कहीं ना कहीं से पाकिस्तान से जुड़े हुए होते हैं। तो इस बात का पूरा प्रयास करना चाहिए कि पूरी दुनिया से उसको अलग थलग किया जाए। ठीक है। निखिल जी, आपसे भी फाइनल कमेंट चाहूंगा। अभी आप किस तरह के कदम एक्सपेक्ट करते हैं राजनेताओं की तरफ से भी, अगर आप कहना चाहें तो, और सेनाओं की तरफ से भी जो आपका तजुर्बा है उसको लेकर?
सर, पहला मैं चाहूंगा कि अपने घर में दिया जले। ठीक है। और उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि आर्टिकल 370 और सेक्शन 35A इसको तुरंत एबॉलिश किया जाए। ठीक है। आर्टिकल 370 को एबॉलिश करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंशियल प्रोमलगेशन चाहिए है। दूसरा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो सेना की तरफ से होना चाहिए, जिसको कि सैन्य कार्रवाई की पूरी तरह से जानकारी हो और एक्सपीरियंस हो। ठीक है। तीसरा यह है कि डिफेंस मिनिस्टर भी सेना की तरफ से होना चाहिए और कम से कम परमानेंट होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि हर 1-2 साल में कोई बदल रहा है। ठीक है। तीसरा, अगर हम सेना की बात करें, जो कि आपका क्वेश्चन था, आज की जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस तीनों चीफ ने की है, उससे वक्तव्य पूरा स्ट्रांग निकल के सामने आ रहा है कि वी आर रेडी एंड प्रिपेयर्ड। दैट इज ट्रू। जी जी। 12,000 करोड़ रुपया तुरंत सैंक्शन भी किया गया है। ठीक है। जो कि बहुत कम है। आगे और जरूरत पड़ने पर ज्यादा और फंड्स तीनों सेनाओं को और देने का सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है। और जिस तरह से तिवारी साहब भी कह रहे हैं कि अभी इंटरनेशनल फोरम को जब वो हमारे साथ में है, उसको और स्ट्रांग बनाते हुए इस इनिशिएटिव को एक अंत तक ले जाने के लिए देश के हर एक नागरिक, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने साथ देना है, जिससे कि इस चीज का अंत हो जाए। ठीक है। सुंदरानी साहब 1947 से लेके आज तक। सर, थोड़ा सा टाइम बहुत कम बच रहा है, इसलिए मैं स्पेसिफिक हो रहा हूँ सवालों को लेकर के। सुंदरानी साहब, क्या आप कहोगे? देश आपके साथ है, विपक्ष आपके साथ कम से कम इस मुद्दे पर खड़ा हुआ है, क्योंकि ये अक्षुण्णता का सवाल है। अब आपको कदम रोकने नहीं, पीछे नहीं लाने हैं। अब आपको किसी लाभ हानि से ऊपर उठकर आगे वाकई जाना है, जैसा आप और आपके लीडर्स देखिए, कदम रोकने होते तो मोदी जी इतना आगे नहीं बढ़ते। कई मोर्चों पे मोदी जी ने व्यापक समर्थन जुटाया है। आज विश्व पटल पे मोदी जी के साथ पूरा विश्व खड़ा है। जिस प्रकार से आज पाकिस्तान गिड़गिड़ाने की स्थिति में आया है, आप देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से इमरान खान की जो स्थिति है। ऐसा होगा, आप ऐसा विश्वास दिलाते हैं? मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि मोदी जी ने जिस ओर कदम बढ़ाए हैं, मोदी जी कभी अपने कदम पीछे करते नहीं है। चलिए ठीक है। राष्ट्रवाद के नाम पर मैं वहीं से जहां से शुरुआत हुई थी, वहीं आप सबकी तरफ से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल सकता हूं कि हम सब अलग अलग किरदारों में रहते हैं, अलग अलग जिम्मेदारियों में रहते हैं, अलग अलग मर्यादाओं में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद सब राष्ट्रवाद के नाम के ऊपर एक हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर सभी ये चाहते हैं। अनडाउटेडली सब कह सकते हैं कि अपनी तीनों सेनाओं पर, भारत की तीनों सेनाओं पर सबको बड़ा गर्व है, पूर्ण विश्वास है, कतई कोई संशय नहीं है, पूर्ण महसूस करते हैं। लेकिन राजनीतिक और वैश्विक स्तर के ऊपर जो राजनयिक कदम होना चाहिए, उनकी तरफ अब देश और दुनिया दोनों देख रही है। आप सबका बहुत शुक्रिया। कुछ पॉजिटिव कदम और कुछ पॉजिटिव बातें होंगी जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हमको और ऊंचा ले जाएंगी और इस समस्या को जड़ से खत्म करेंगी। इस उम्मीद के साथ आज की डिबेट खत्म करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।